बायोलॉजी कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बर्निंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप आगे के जो भी चैप्टर आने वाले हैं इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे यदि इसमें जो भी टर्म यूज हो रही हैं इनको अच्छे से समझना होगा, है ना। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को आप समझिए और हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को इस तरीके से नहीं देखिए कि हाँ आप लेटे हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इस तरीके से वीडियो को देखने से, है ना। आप पेन ले लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, अच्छे से बैठ के हेडफोन लगा लीजिए और जितना बताया जाए उसके आप नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोट्स बनाने से, बिना नोट्स के कुछ भी होने वाला नहीं है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे कि टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत आसान टॉपिक है ना। कुछ बेसिक पॉइंट को पहले समझेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक की जड़ में उतरेंगे, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो इसमें आने वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, टर्म हैं, इनके पहले मतलब समझ लेते हैं। तो टर्म हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है। एक तो होता है जेनेटिक, क्या होता है, एक तो होता है जेनेटिक, दूसरा होता है जेनेटिक्स, ठीक है। तीसरा होता है इनहेरिडिटी, दूसरा होता है इनहेरिडिटरी, ठीक है। और इसके बाद अगला होता है, चलिए ठीक है, इतने समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, इसी में जो हेरिडिटी है इसी को हम क्या कह सकते हैं, इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका मतलब समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो ये टर्म है, ये 4 टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 है ना, 5 है, आराम से समझिए। देखिए जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक। क्या मतलब होता है, आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब है ये चीज कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो मतलब जो वो कोई लक्षण भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है, एक दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि यदि ए से बी में कोई पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ मान लीजिए एक्स है और वो क्या है, तो वो क्या कहलाता है, आनुवांशिक। आप देख लीजिए पदार्थ जा रहा है उसको हम जेनेटिक कहते हैं। यदि कोई लक्षण जा रहा है तो इसके आगे आप लगा सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि आनुवांशिक लक्षण जा रहा है तो आनुवांशिक लक्षण, ओके। यदि कोई पदार्थ जा रहा है तो उसको हम लिख देते हैं जेनेटिक मैटर, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, तो हो जाता है आपका आनुवांशिक पदार्थ। बहुत आसान है, चलिए। अच्छा इसको दोबारा आते हैं, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा ठीक है, इनहेरिडिटी का मतलब इधर हम लिख देते हैं, इसका हिंदी होता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब क्या है, अब अच्छा से इसको समझो। वो एक पदार्थ था जो ए से बी में जा रहा था, ये इस वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, आनुवांशिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ए से बी में पदार्थ जा रहा है, वो जिस प्रक्रिया से जा रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे। सिंपल, क्या है आनुवांशिकता, क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक पदार्थ के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। बहुत आसान काम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन हम लिख देते हैं, टू क्या लिख देते हैं, टू ट्रांसमिट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन टू
अनदर जनरेशन। सिंपल है। ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, है ना, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्या होती है, यानी कि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, इनहेरिडिटेरी। ध्यान दीजिए, इनहेरिडिटेरी, समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। ये था आपका जेनेटिक, ठीक है। वही शब्द का मॉडिफिकेशन रूप ये है, थोड़ा सा परिवर्तित रूप। क्या परिवर्तन है इसमें, देखो जेनेटिक एक सिंपल शब्द है, इसके पीछे यदि मटेरियल है तो मटेरियल लगा करके इसका यूज कर सकते हो, यदि कोई कैरेक्टर है तो इसका कैरेक्टर लगा करके इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इनहेरिडिटेरी जो है ये स्वयं में ही अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक पदार्थ को डिनोट करता है। सिंपल सी बात है, इनहेरिडिटेरी जहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाए उसका मतलब ये होता है अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक पदार्थ। यहाँ पर इतनी टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनहेरिटेंस भी अनुवांशिकता ही है, इनहेरिडिटी भी क्या है, अनुवांशिकता है। इसकी डेफिनेशन ये है, क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण या जेनेटिक मटेरियल का जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जीवन के कुछ हम सत्य यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसकी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी जीव है ना, कोई भी जीव है वो मरणशील होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मरणशील है ना। उससे वो अपने मरने से पहले कुछ संतानों की उत्पत्ति भी करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है। अच्छा, वो अपने जैसे ही हूबहू संतान की उत्पत्ति करता है, और जो पैरेंट में लक्षण होते हैं वो उसकी संतान में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। कैसे बताते हैं ना, उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये एक ह्यूमन है और उसकी आंखें काली हैं, लाल है, भूरी है, कुछ भी है, तो उसकी संतान में भी, यानी कि कोई संतान भी है तो उसके भी लक्षण ऐसे इसमें दिखाई देते हैं। तब आपके क्वेश्चन अंदर उठना चाहिए, क्या दिमाग में हलचल होनी चाहिए, किस चीज की हलचल होनी चाहिए, कि ये बता दो हमको कि यदि ए आदमी से बी आदमी में इस प्रकार के लक्षण, जैसे कि बाल का घुंघरालापन, किसका, बाल का घुंघरालापन। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि बालों का गिरना मतलब जो पुरुषों में ये बाल गिर जाते हैं, है ना, वो बाल गिरने की जो स्थिति होती है वो अनुवांशिक होती है। ये लक्षण पिता से पुत्र में जाता रहता है, ठीक है। अच्छा, जो आंखों का कलर है ना, काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। लाल कभी सुना नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है, हाँ होता है, ओके, हो सकता है, बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन ये लक्षण भी इसमें ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई इसको लेके कौन जाता है, उसी पर हमको पूरा का पूरा सब कुछ उसी पर डिस्कस करना है ना, उसी पर डिस्कस भी करेंगे। चलिए ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, ओके। आगे देखिए, जो ये लक्षण लेके जाता है वो लक्षण, वो पदार्थ ही होगा कोई, है ना। कौन सा पदार्थ होगा, वो कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना, वो कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल्स होगा। वो अब इस चीज पर हम डिस्कस करते हैं, वो कोई पदार्थ है जो इन लक्षणों को लेके जा रहा है, लेकिन वो अब पाया कहां जाएगा, इसकी ये पाया कहां जाएगा, इसकी स्थिरता को हम पहले देख लेते हैं, है ना। देखिए, ये कहां पर पाया जाएगा। देखो, इस पृथ्वी पर जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं, है ना, जिनका निर्माण किसी न किसी सेल से ही हुआ है, किसी न किसी सेल से ही हुआ है, सेल से ही हुआ है, वो आपके ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो सर क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना सेल के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ऑर्गेनिज्म नहीं कहते। ऑर्गेनिज्म की क्या डेफिनेशन हुई, ऑर्गेनिज्म दोज, और ये कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल या फॉर्मेशन ऑफ सेल, ओके, यानी कि जिनका शरीर सेल के द्वारा ही बना हुआ है। यदि कोई किसी का शरीर बिना सेल के बन गया, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा,
उदाहरण देख लीजिए, प्रियॉन्स जो भी हैं आपके, ध्यान दीजिए, प्रियॉन्स आपका ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये टोटली प्रोटीन है ना, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कभी, है ना। ये टोटली प्रोटीन है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, क्लियर, कोई नहीं होता है, डीएनए ना है। खैर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन उठता है कि ये डुप्लीकेट कैसे होता है, ये बात की चैप्टर की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। अब देखिए इसको, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या बना है, किससे बना होता है, सेल से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। यदि हम सेल की बात करें तो सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक, ओके, ठीक बात है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है, सिंपल, बहुत आसान है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्र पाया, बच्चों जैसा आराम से पता नहीं, लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, आराम से समझ गए होंगे। खैर अब इसमें देखो, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अब हम सीधे डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, है ना, आप समझ जाइए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक में कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में नहीं, केंद्रक तो है ही नहीं, तो पाया कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिए। प्रोकैरियोटिक मान लीजिए, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है ना, यदि इसमें कोई केंद्रक नहीं है तो यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में होगा। कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ध्यान दीजिए, ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र पड़ा हुआ अवस्था में होता है, किसका कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, डबल स्टैंडर्ड है, ओके, साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ होता है, ओके। और एक चीज और देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, इसका जेनेटिक मटेरियल इस साइटोप्लाज्म है ना, जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से एक स्थान पर जुड़ा हुआ रहता है। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। इस जुड़े हुए पॉइंट को आगे यदि हम और बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे तो इसको ओरिसी नाम देते हैं, खैर इसको आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। इस स्थान पर जुड़ा हुआ रहता है, खैर जुड़ा हुआ रहता है, आगे देखते हैं। ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जितने पार्ट में फैला हुआ रहता है, ठीक है, ये जितने भी भाग में फैला हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्र काभ बोलते हैं, है ना, केंद्र काभ बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये न्यूक्लियोइड हो गया। अच्छा, इस मुख्य डीएनए, ये क्या है, मुख्य जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ सर्कुलर फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम प्लाज्मिड है ना, ध्यान रखिए, बेसिक है ना, चीजों को समझ जाइए तो आसान होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में दो प्रकार के डीएनए, मतलब क्या हुआ, एक तो मुख्य डीएनए होता है, दूसरा एक चरणन डीएनए जो प्लाज्मिड के फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा न्यूक्लियोइड में होता है ना, वो दोनों के दोनों सर्कुलर फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया ना, ओके। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, अच्छा ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा ठीक है, केंद्रक में जो आपका डीएनए पाया जाता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिए, इस यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है या जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ध्यान रखिए जेनेटिक मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, डीएनए और आरएनए। इसमें सिर्फ डीएनए इस केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डोंट कंफ्यूज, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बहुत आसान, क्लियर हो गया, बिल्कुल। और ये कभी भी बाहर नहीं आता, ध्यान रखिए,
ये कभी भी बाहर की के नहीं आएगा। ये बिल्कुल हेड ऑफिस है, इस सेल का हेड ऑफिस है और यहाँ पर बैठा अधिकारी है, डीएनए है। जितना कुछ करेगा सब कुछ यही करेगा, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इसी में है। जिसको जिस तरीके से बॉडी को चलाना है यही चलाएगा, लेकिन ये कभी बाहर नहीं आएगा। ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये अपनी सूचना को एक किसी दूसरे पदार्थ को देगा। कैसे देगा? अपनी सूचना को दूसरे पदार्थ को देगा। इसको देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसके बारे में पूरा आपका एक टॉपिक है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल है या मॉलिक्यूलर बेस है किसका, इनहेरिटेंस का, वो पाया कहाँ जाता है। बस यही पर फोकस रहेंगे, ज़्यादा नहीं करते हैं डिटेल में, ठीक है। ये इतना हो गया, ओके। अच्छा, क्या इस न्यूक्लियस के अतिरिक्त भी कहीं पाया जाता है डीएनए? क्या आपका मन है? बताइए, सोच लीजिए अच्छे से। हाँ बिल्कुल पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? देखिए, ये आपका है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कुछ डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है ना। ये किस फॉर्म में होता है? तो ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म होता है इसका? सर्कुलर फॉर्म में होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में आप ध्यान दीजिए, जो प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उस वाले क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है? कुछ जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। क्लियर? ओके, ध्यान दीजिए, इस क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं? अच्छा, इतना हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और आगे देखिए, इतना हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो जेनेटिक पदार्थ है ना, ये यहाँ पर पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो आता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो आता है वो पेरेंट से ही आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज हमको ये चीज जान लेनी चाहिए कि हम जिससे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिकता की पूरी प्रोसेस को अच्छे और सुचारू रूप से चलाए, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना तो आपको यानी कि जरूर 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 समझना चाहिए कि हमारे इस आनुवांशिक पदार्थ में कौन कौन से गुण होंगे, तभी वो आनुवांशिक पदार्थ माना जाएगा या फिर वो इस आनुवांशिकता की पूरी प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। क्या होगा? पहली चीज तो वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? केमिकली क्या होना चाहिए? वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, इसको हीट कर दो, है ना, या बहुत ज्यादा ठंडी में पहुंचा दो, है ना। बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, बहुत ज्यादा ठंडी में पहुंचा दोगे तो टूट जाएगा, है ना, जम जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ये नियत टेम्परेचर पर आएगा, ये तुरंत क्या करेगा? अपने आप को फिर से सही कर लेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कोई चेंजिंग हो जाती है केमिकल के अंदर? ये कम रिएक्टेबल होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये यदि चेंज हो जाएगा इसका, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है, यदि इसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, इसमें जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है वही खत्म हो जाएगी, है ना, वो बदल जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जो सूचना पहुंचनी चाहिए थी दूसरे में वो तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो बनना आदमी चाहिए था, बन जाएगा जानवर।
कुछ भी बन सकता है ना। यदि इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे या प्रकृति उसमें परिवर्तित कर देगी या म्यूटेशन हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है ना। हाथ पैर भी नहीं हो सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। खैर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आगे आगे पूरे के पूरे चैप्टर है ना। अभी बस थोड़ा थोड़ा ही, ठीक है। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ये किसी से क्रियाशील, बस सीधी सी बात है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये क्रियाशील नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेल के अंदर है और ये किसी दूसरे कंपाउंड से क्रिया करके क्या बना ले, दूसरा कोई कंपाउंड बना ले, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर तो पूरा का पूरा जो पदार्थ है उसकी प्रकृति ही चेंज हो जाएगी, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा गुण आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो पूरा पूरा चैप्टर है आगे चल के, इसको आपको भी से समझ लेना चाहिए। ये स्वयं को रेप्लिकेट करना चाहिए। इसको रेप्लिकेट का मतलब होता है ये अपने को द्विगुणित कर सके, ऐसी इसमें क्षमता पाई जानी चाहिए कि अपने स्वयं को द्विगुणित कर सके। अब इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होगा, समझो फायदा क्या होगा। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है पूरा का पूरा, ओके। इस सेल से जब दो नई सेल बनेगी, किस माध्यम से, सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर जब दो सेल बनेगी तो इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल जाएगा और कुछ इसमें भी जेनेटिक मटेरियल जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना, क्यों नहीं जाएगा। तो इसमें जितना जेनेटिक मटेरियल था, यदि स्वयं को ये दोगुना नहीं करेगा तो जितना इसमें था उतना इसमें ना चला आएगा, बराबर बांट, है ना, नहीं तो सेल की पोजीशन ही खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको दोनों सेलों में बराबर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ये अपने आप को क्या करता है, द्विगुणित होता है। जितना मटेरियल है वो अपने आप को द्विगुणित करता है, सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा, इसमें जो तीसरा गुण है वो ऐसा गुण होना चाहिए, ये स्वयं को ट्रांसक्रिप्ट करना चाहिए। इसको क्या स्वयं को क्या करना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब भी हमने बताया था, अनुलेखन होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, अनुलेखन। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये अपने का अनुलेखन करना चाहिए। अभी हमने बताया था कि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो केंद्र पे रहता है। अभी हम सिर्फ यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। देखिए डीएनए होता है और शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस किससे चलती है, किसके कंट्रोल में होती है, किसी न किसी प्रोटीन के, ज्यादातर किसी न किसी प्रोटीन के कंट्रोल में होती है। ज्यादातर मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड होते हैं, है ना, जो प्रोटीन्स नहीं है, लिपिड है, लेकिन फिर भी शरीर का कंट्रोल करते हैं। वो अलग टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। अभी इस समय समझ लीजिए कि हमारे शरीर का पूरा जो होल रेगुलेशन है, पूरा फुल कंट्रोल है, वो किसी न किसी प्रोटीन के कब्जे में होता है, ठीक है। और प्रोटीन की जो निर्माण की, फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण की जो सूचना है वो कहाँ है, हेड ऑफिस। कौन है, डीएनए है, ठीक है, हेड ऑफिस केंद्र, उसके अंदर जो मेन व्यक्ति है कौन है, डीएनए है। अच्छा, ये डीएनए है, ओके, इसी के अंदर क्या है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ये तो भाई बाहर आएगा नहीं, यदि ये बाहर नहीं आएगा इसका मतलब साफ है कि इसको अपनी सूचना को दूसरे में ट्रांसफर करना चाहिए। इसको हम अभी बता चुके हैं, ओके। ये किसमें ट्रांसफर करेगा, आरएनए में ट्रांसफर करेगा। कौन सा आरएनए होगा, एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, दूध आरएनए, जो यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन को लेगा। प्रोसेस क्या कहलाएगी, इसकी प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन, ओके। यही ट्रांसक्रिप्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से गुजरेगा और क्या बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए यहाँ पर इसके पोर्स से, न्यूक्लियस के पोर्स से बाहर आएगा और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में किसके निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा और यहाँ पर लक्षणों की उत्पत्ति करेगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी है, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, लेकिन कुछ तो यहाँ पर चेंजिंग होने की संभावना बनती है।
क्या? अच्छा, पर्यावरण में कुछ चीजें यदि चेंजिंग हो जाए तो डीएनए में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो चेंज कर ले अपने आप को और यहाँ पर उसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करे जो हमारे बॉडी के अंदर जरूरत है ना? वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जिसकी जरूरत है उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, यानी कि यदि इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया, नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होने में इसमें सक्षम यानी कि क्षमता होनी चाहिए। यदि इतने लक्षण किसी पदार्थ में मिलते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो बेस होगा किसका? इनहेरिटेंस का, यानी कि आनुवंशिकता का वो वाला पदार्थ जिसमें इतने सारे लक्षण पाए जाते हैं, वो एक आधार बन सकता है किसका? इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस किया है ना। हमने ये समझा कि आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, हमने कुछ बेसिक पॉइंट पर भी डिस्कस किए और उसके जो बेसिक मॉलिक्यूल्स क्या है आप सिंपल समझ गए होंगे कि डीएनए है या आरएनए है ना। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो इसका कुछ इतिहास होगा, इसकी कहाँ से स्टडी शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची है ना। इसके आगे इसकी रासायनिकी पर डिस्कस करेंगे, डीएनए या आरएनए की रासायनिकी पर डिस्कस करेंगे और इसमें जो सिद्धांत दिए उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको देखिए है ना, और ध्यान से इसको पढ़िए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।